प्रिय विद्यार्थियों, मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए आप लोगों की कक्षा नहीं चल पाई थी। हम लोगों ने वाक्य भेद के अंतर्गत पढ़ा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की चिन्हें कौन कौन सी हैं। आज विराम चिन्ह के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण विराम क्या है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। बच्चों, जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं या कोई कविता लिखते हैं तो उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और ये पूर्ण विराम जो होते हैं वो कभी हम एक भी लगाते हैं, कभी दो। जैसे आप देखेंगे दोहे में देखेंगे, चौपाई में देखेंगे कि एक और दो तरह के पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। ये मैं बताया था बच्चों अगली कक्षा में कि यह जो चिन्ह है वो हिंदी का एक प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है। बच्चों, यहाँ पे समझना है, राम स्कूल से आ रहा है, वह घर जा रहा है। अगर एक साथ हम कहेंगे तो यहाँ पे थोड़ी समस्या बन सकती है। क्या समस्या बन सकती है? समस्या ये बनेगी कि यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि आप वाक्य जो बोल रहे हैं तो वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब माफ करेंगे कि वाक्य जो आप कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, वो आप जो है वहां पर स्पष्ट नहीं हो पाता है। कि आप अगर कह रहे हैं राम घर जा रहा है, राम स्कूल से आ रहा है, तो दोनों एक साथ चल रही है। पर अगर कहेंगे राम स्कूल से आ रहा है तो यहाँ पता लगता है कि राम स्कूल से भी आ रहा है। वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया। और सर हम तुरंत बोले वह छत से गिर गया तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सौंदर्य हुआ जो बंदा, तो उसमें सौंदर्यता है उस बंदा या बंदी में, तो वो उसमें मुग्ध भी लोग हुए, छत से वो गिर भी गई। तो ऐसा क्या? तो दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, एक पूर्ण विराम आया। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये देखें, यहाँ पर दो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। अरे बच्चों, कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते इसमें वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, कक्षा में ऐसे पूछा जाए, कक्षा में यानी कि आपकी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाए कि किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते इसमें वाक्यांशों के अंत में क्या लगाया जाता है, तो ऐसे नॉर्मली लोग जानते हैं, साधारणतः लोगों को पता है कि ये विराम चिन्ह होता है, तो विराम का प्रयोग होता है। वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल। यहाँ देखें, अगर हम बोले वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ बदन, मस्ती भरी चाल, तो यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाता है। पर हम कहते हैं वह राम सिंह आ रहा है तो समझ में आता चाहिए ये अलग वाक्य है, गठा हुआ बदन अलग वाक्य है, मस्ती भरी चाल अलग है। संध्या का समय, आकाश में लाली, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, सुनसान पथ, तो ये अलग अलग करके कहा गया, बतलाया गया। अर्धविराम, अर्धविराम का अर्थ होता है सेमीकोलन, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। अर्धविराम क्या होता है? अपूर्ण विराम, जो अपूर्ण विराम है उसकी अपेक्षा कम देर, मतलब अपूर्ण विराम में ज्यादा लगता है तो अपूर्ण विराम के अपेक्षा यहाँ पे कम देर लगेगी। और अल्प विराम की अपेक्षा जो है अधिक देर तक रुकना होगा, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। आमतौर पर अर्धविराम क्या होता है कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उपवाक्य हम लोगों ने पढ़ा था, वाक्य को जोड़ के, तो उपवाक्य जैसे क्या है, तो जो थोड़े से संबद्ध होता है एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसमें से और जिन्हें का प्रयोग नहीं होता। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में ही और किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम यानी कि यहाँ पे देखें, अर्धविराम का जो प्रयोग होता है, MA, B.Ed, MA, PhD, MSc, DSc, तो इस तरह के जो मतलब उपाधियां हैं उनमें अर्धविराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम, जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहां पे किसके तुलना में? अर्धविराम के तुलना में कम देर रुकना हो, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। ये जो चिन्ह है इनका प्रयोग कहाँ होता है? निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है।
एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? और का। कहाँ पे? अंतिम शब्द के पहले। फिर से मैं बता दूं, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर, मतलब एक ही तरह के शब्द हैं ऐसा पता लग रहा है। जैसे कहेंगे भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, तो देखें यहाँ सभी भाषा है, यानी कि एक ही बात है कि भाषा ही हो रही है। वो क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उसे क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं। मातृभाषा हो गई कि पूरे अपने देश की भाषा। तो इस तरह से, और भाषा का अर्थ क्या होता है? भावों के अभिव्यक्ति का साधन है। यदि हम बंगला में बोल रहे हैं कि केमन आछे, तो इसका अर्थ होगा कि आप कैसे हैं। अगर हिंदी में आप कैसे हैं बोल रहे तो यही बात होगी। तो यहाँ पर इस तरह की चीजों में क्या होता है, इस तरह की चीजों में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग करते हैं। अंतिम शब्द के पहले और का। जैसे कैसे? जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। रघु अपनी संपत्ति, भूमि, देखें यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग है। रघु अपनी संपत्ति, उसके बाद देखें कॉमा दिया गया है, यानी अल्प विराम दिया गया है। भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। भूमि, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, देखें भूमि के बाद में भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों में आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद जैसे हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें अल्प विराम का प्रयोग है। नहीं, यह काम नहीं हो सकता, यहाँ भी अल्प विराम है। अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ भी अल्प विराम है। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। यहाँ पे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए ऐसा हम मान सकते हैं कि वाक्य को स्पष्ट करने के लिए वाक्यांशों में बांटा गया है, और वाक्यांश या उपवाक्यों को अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका प्रयोग करना होता है। जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से, यहाँ पे कॉमा हुआ, यानी किसका बदला? तो विज्ञान का पाठ्यक्रम बदला। मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ? परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम भी लगाया जाता है। कभी कभी संबोधन सूचक, यानी कि जब हम प्राय हम लोग जानते हैं, ऐसा पढ़े हैं कि जब बलाघात वाली बात हो, इम्फेटिक सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, जब बलाघात वाली बात हो तो हम यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह? तो अल्प विराम। रवि तुम इधर आओ। शब्द युग्म में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप और पुण्य, सच और झूठ, कल और आज, इस तरह के शब्दों में अल्प विराम का प्रयोग होता है। शब्द युग्म में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे पाप और पुण्य, सच और झूठ, कल और आज। पत्र में संबोधन के बाद, जैसे पूज्य पिताजी, उसके बाद हम अल्प विराम प्रयोग करते हैं। मान्यवर के बाद करते हैं, महोदय के बाद करते हैं। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्प विराम नहीं लगा सकते, नहीं लगाया जाता है। अगर भवदीय के बाद हम लगा रहे हैं या आपका आज्ञाकारी के बाद लगा रहे हैं तो वहां पे वो वर्जित है। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्प विराम आता है। क्रिया विशेषण के वाक्यांश, यानी वाक्य के अंश, हिस्सा वाक्य का के बाद भी अल्प विराम आता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तप प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? तो महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर, यहाँ देखें अल्प विराम है, तप प्रारंभ किया। किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों में से पूर्व भी अल्प विराम लगाया जाता है। अगर किंतु, परंतु, क्योंकि ऐसा शब्द है तो इससे पहले हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और यह सजा हुआ सा भी हमारा वाक्य लगता है। आज मैं बहुत थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। क्यों मैं विश्राम करना चाहता हूँ? मैं थक गया हूँ इसलिए। मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यदि हम सन लिखना चाहते हैं या अल्प विराम लिखना चाहते हैं तो इसके पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे 2 अक्टूबर के बाद देखें कॉमा है, यानी अल्प विराम है। सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। उदाहरण से पूर्व की के बदले में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यानी कि सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग,
ये रिपोर्टेड स्पीच अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उदाहरण के पहले यानी डायलॉग्स के पहले हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो आइए समझते हैं। जैसे नेताजी ने कहा डॉट 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 कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, दिल्ली चलो। कहाँ चलो, दिल्ली चलो। की लगने पर नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो। यहाँ पे अगर की लगाया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा नेताजी ने कहा कि, क्या कहा, तो दिल्ली चलो। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अंक को, क्योंकि अंक एक साथ न मिल जाए, अगर मान लें 4 के बाद हम 5 लिखते हैं तो हम वहां कॉमा अगर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं तो समझ में आता है 4 के बाद 5 यानी 4 5। पर अगर हम कहेंगे 4 5 6 7 8 इस तरह लिखेंगे तो यानी 4000 वो 545,678 हो गया वो, तो इतना अंतर हो जाता है। उदाहरण से पूर्व की बदले में अल्प विराम ये बताया मैं। लगने पर नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक ही शब्द है, उसका बार बार अगर पुनरावृत्ति यानी रिपीट हो रहा है वो, तो वहां पे पूर्ण विराम का यानी सॉरी ये माफ करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे भागो भागो आग लग गई है। भागो भागो, देखें यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग है। जहां यह वह अब तब तो या आदि शब्द लुप्त हो। जैसे वह कब लौटेगी कह नहीं सकता, वह कब लौटेगी कह नहीं सकता, यहाँ पे यह लुप्त है। यह यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, पूर्ण विराम का अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। मैं जो कहता हूँ ध्यान लगाकर सुनो। मैं जो कहता हूँ ध्यान लगा के सुनो, तो ये यहाँ पे देखें वह लुप्त है। कहना था सो कह दिया तुम जानो, यहाँ पर भी लुप्त है हमारा। क्या लुप्त है भाई, तो यहाँ पे हमारा अब लुप्त है। जब जाना ही है चले जाओ, यहाँ जब जाना ही है चले जाओ यानी तब लुप्त है। यहाँ पे पता लग रहा है कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। यदि तुम कल आओ मेरी किताब लेते जाओगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि यदि तुम कल आओ मेरी किताब लेते आओगे, तो लुप्त है। बच्चों, ये वीडियो तो मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर इसे विराम देता हूँ। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यदि समझ में ना आए तो पुनः टिप्पणी पेटिका में पूछें। आगे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, उसे विस्तार से समझेंगे। आशा है आपको आज की कक्षा जो है अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि ना समझ पाए, कोई प्रश्न ऐसा हो जो समझ में ना आए विषय से संबंधित, तो आप टिप्पणी पेटिका में अपने प्रश्न को रखें। और जैसा मैं बराबर कहता हूं, आप अब फिलहाल शिक्षक हो तो 1 से लेकर 10 तक नंबर, माफ करना 100 बोल गया, 1 से लेकर 10 तक नंबर में से आपको जैसा सुविधा हो आप यहाँ पे नंबर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अपनी एक बहुमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य रखें। और जो गुरुजन अगर मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे देखते हैं, हमारे कक्षा को समझते हैं, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल देखें। और हाँ, गुरुजनों अगर कहीं कुछ त्रुटि कर रहा हो तो बिल्कुल बच्चों का मार्गदर्शन टिप्पणी पेटिका में किया करें। आप सभी का धन्यवाद।